सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर कंट्रोल हब चैनल। आज हम सर्ज अरेस्टर का सेकंड पार्ट सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सर्ज अरेस्टर्स क्या होते हैं। जिसमें पहला आता है वेस्ट ऑन द जनरेशन। पहले आई थी हमारी फर्स्ट जनरेशन, जिसमें हम लोग रॉड और एक्सपल्सन गैप टाइप सर्ज अरेस्टर यूज करते थे। सेकेंड में आई सिलिकॉन कार्बाइड, दैट इज़ SiC गैप। एंड थर्ड में आई थी हमारी मेटल ऑक्साइड और ZnO क्लास। ओके, सो रॉड और एक्सपल्शन टाइप सर्ज अरेस्टर क्या है। ये हमारी रॉड और एक्सपल्शन टाइप सर्ज अरेस्टर है, जिसमें हमारी नॉर्मल एयर गैप रहती थी। और एयर गैप की जैसे हमको पता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अराउंड 30 kV पर सेंटीमीटर पीक और 21.2 kV पर सेंटीमीटर, ये हमारी RMS वैल्यू होती थी। ये वैल्यू होती है अगर एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हमारा नॉर्मल वोल्टेज चली जाती है तो हमारी एयर आयोनाइज हो जाती है और उसमें कंटिन्यूस करंट फ्लो हो जाती है। अगर वो आर्क एक बार बन गई तो उसको हमको आर्क को क्वेंच करना पड़ता है, जिसमें हमारा एक्सप्लोशन ट्यूब में हमको क्वेंचिंग मीडियम लगाना पड़ता है, जो ट्यूब वेंट आउट होके वो आर्क को क्वेंच करती है। तो इसीलिए इट हैज़ सिंपल एयर गैप दैट स्पार्क्स ओवर एंड एन एक्सपल्सन ट्यूब दैट वेंट्स द गैस टू क्वेंच द आर्क। और इसका इम्प्रेसाइज स्पार्क ओवर, इसका मतलब स्पार्क ओवर वोल्टेज कुछ भी हो सकता है। कभी 31 kV हो सकता है, कभी 32 kV हो सकता है, कभी 50 kV हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्प्रेसाइज स्पार्क ओवर। तो एक बार अगर आर्क फॉर्मेशन हो गई तो फिर वो करंट कंटिन्यूसली करंट फ्लो होती रहती है। अगर हमारी नॉर्मल नॉमिनल वोल्टेज मान लीजिए 11 kV है और एक बार आर्क फॉर्मेशन हो गई और मेरी वोल्टेज 11 kV है, मेरी वोल्टेज 11 kV आ गई, नॉर्मल वोल्टेज आ गई, तो फिर भी इसमें करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। तो ये इसका डिमेरिट होता है। इसके वजह से हम लोग आए सेकंड जनरेशन, दैट इज़ सिलिकॉन कार्बाइड में। सिलिकॉन कार्बाइड का मटेरियल हम ब्लॉक्स यूज किए। इसमें छोटे छोटे गैस रहते हैं। इसमें भी जैसे कि रॉड और एक्सपल्सन टाइप में इम्प्रेसाइज स्पार्क ओवर वोल्टेज था, इसमें ऐसा उसको थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन इसमें भी वही कंटिन्यूस करंट कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता था। दैट इज़ अराउंड इन मिली एम्पियर में करंट फ्लो होता रहता था। तो उस चीज़ को हम मिटिगेट करने के लिए हम लोग आए जिंक ऑक्साइड, दैट इज़ द गैपलेस, जिसमें कोई भी गैप नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कोई भी जिंक ऑक्साइड में कोई भी गैप नहीं दिख रही है। यह गैप नहीं होने की वजह से इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इसमें जो हमारा लीकेज करंट है वो बहुत कम करंट फ्लो होता है। इसीलिए आजकल हम जिन इंडस्ट्रीज में मेटल ऑक्साइड और गैपलेस वाली सर्ज अरेस्टर मेजर प्रीफर करते हैं। ओके, क्लियर हो गई। एक सिंपल में तीनों को एक साथ समझते हैं कि जो मेरी फर्स्ट जनरेशन थी उसमें एयर गैप ज़्यादा थी, हम उसका इम्प्रेसाइज स्पार्क ओवर वोल्टेज था, जिसके वजह से एक बार आर्क फॉर्मेशन हो गई तो क्वेंच करने में मेरे को बहुत टाइम लगती थी। तो उसके वजह से हम लोग आए सिलिकॉन कार्बाइड में ऑल्दो उसमें सिलिकॉन कार्बाइड यूज होता था उसमें, लेकिन एयर गैप रहती थी। उस एयर गैप की वजह से मेरी जो करंट की वैल्यू है रॉड और एक्सपल्सन टाइप के जितना नहीं होती थी, लेकिन मिली एम्पियर में करंट रहती थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग मेटल ऑक्साइड, दैट इज़ ZnO गैपलेस वाले सर्ज अरेस्टर की यूज़ किए, जिसका नॉन लीनियर रेजिस्टिव बिहेवियर है और जिसमें जो लीकेज करंट है बहुत कम करंट फ्लो होता रहता है। ओके, जिसको हम प्रीवियस क्लासेस में, अगर आपको डाउट है तो प्रीवियस क्लास में जाके आप उसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हाउसिंग मटेरियल। हम लोग जैसे ये उसका हाउसिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये सर्ज अरेस्टर है। सर्ज अरेस्टर का ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये उसका हाउसिंग है। सिमिलरली ये पॉलीमर केस में पॉलीमर वाली ये हाउसिंग हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो there are basically two types, one is the porcelain based, second one is the polymer based। तो पॉलीमर बेस्ड में क्या थी, तो ये मैकेनिकल रोबोट्स तो थी, लेकिन इसमें ये बहुत
हेवी वेट थी। अगर इसमें इसका इंटरनल ब्लॉक फेल हो गया और इसका अगर गैस प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये फटने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती थी। तो अगर इसका प्रेशर रिलीव वाल्व, इसमें जो प्रेशर रिलीव, मान लीजिए सडन कुछ प्रेशर इसमें बना और मेरी प्रेशर वाल्व ऑपरेट नहीं हुई तो इससे फटने की चांसेस रहती थी। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोग पॉलीमर बेस्ड में आजकल शिफ्ट हुए हैं। जिसके लिए ये लाइट वेट है, इसका हाउसिंग लाइट वेट है, ये बेटर टू पॉल्यूशन एंड ये सेस्मिक परफॉर्मेंस, मतलब कोई भी ऐसे अर्थक्वेक वगैरह होता है उसको झेल लेता है। और इसका फेलियर मोड बहुत कंट्रोल होता है, इसमें आइदर क्रैक और वेरी स्प्लिट रैदर देन कोई एक्सैटरनेस इसमें हो, इसमें नॉर्मल क्रैक वगैरह आती है जिसके वजह से ये नाउ स्विच यार्ड में हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल यूज करते हैं पॉलीमर बेस्ड में। ओके, नाउ आते हैं उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ड्यूटी क्लास। एक होती है मेरी स्टेशन क्लास, सेकेंड वन होती है मेरी इंटरमीडिएट और डिस्ट्रीब्यूशन क्लास, थर्ड वन होती है लाइन और सेकेंडरी जो हमारी लो वोल्टेज में ही होती है। स्टेशन क्लास हम लोग नॉर्मली एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन में यूज होती है। इंटरमीडिएट हम मॉडरेट ड्यूटी यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, दैट इज़ नॉर्मली कितना 11 kV 6.6 kV और 415 वोल्ट में हम यूज़ करते हैं। और जो मेरी जो लाइन और सेकेंडरी लो वोल्टेज क्लास है वो हम लोग 230 वोल्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग लो वोल्टेज साइड में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके, नाउ आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द सर्ज अरेस्टर। सर्ज अरेस्टर के कंस्ट्रक्शन में हम आते हैं। तो सर्ज अरेस्टर में हमारे जेडेनो के ब्लॉक्स रहते हैं, ये हमारे जेडेनो के ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट है उसका हाउसिंग, जिसके अंदर ये सारा जेडेनो के ब्लॉक्स रहते हैं, उसको बोलते हैं हम हाउसिंग। हाउसिंग जैसे हम पहले पढ़े कि वो पोरेसिलिन ये हाउसिंग हो गया, ये पॉलीमर हाउसिंग हो गया। इसका लाइन और टॉप टर्मिनल जहाँ पे मेरी कंडक्टर कनेक्शन होती है, ये मेरी लाइन टॉप टर्मिनल है, ठीक है। सेकंड है मेरी, फोर्थ है मेरी अर्थ और बॉटम टर्मिनल, ये मेरी बॉटम टर्मिनल है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? थर्ड है मेरी प्रेशर रिलीज वाल्व। जैसे कि हम पता है कि अगर करंट फ्लो होने की वजह से इसमें बहुत सारे गैसेस फॉर्मेशन होते हैं, वो गैसेस को कैसे निकालेंगे, इसके लिए इसको मान लीजिए इसका मेरा जो सर्ज अरेस्टर है एक हाउसिंग के अंदर, वो हाउसिंग के अंदर रहता है। अगर कोई एक हाउस के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो फटने की चांसेस रहती है, वो शैटर होने की चांसेस रहती है। तो उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए हम लोग PRD लगाते हैं। मान लीजिए वो प्रेशर को हम सेट कर दिए कि 5 kg के ऊपर जाएगा तो वो PRD ऑपरेट हो जाएगा और उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा, तो हम लोग PRD इसीलिए यूज़ करते हैं। थर्ड वन सिक्स तो है द ग्रेडिंग रिंग, ग्रेडिंग और सील्डिंग रिंग, जो क्या करता है कि यूनिफॉर्म, ये नॉर्मली एक राउंड शेप का रिंग रहता है जो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करती है। मान लीजिए मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी 35 kV पर सेंटीमीटर, लेकिन मेरी एयर की तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 30 kV पर सेंटीमीटर, तो ये क्या करेगी, इसको कभी 35 हो सकती है, कभी 40 हो सकती है, ये इसको एक नॉर्मल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। मान लीजिए हर जगह ये 30 kV 20 नॉर्मल, हर जगह ये 20 kV ये लेके आ जाएगी, जिसके वजह से मेरी एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन नहीं होगी। सेवेंथ वन इज़ द सर्ज अरेस्टर, जो हमारी लीकेज करंट कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है, वो ये लीकेज करंट काउंटर उसको मेजर करता रहता है। 8th वन इज़ द बेस इंसुलेटर, जिसमें मेरी ये बेस है, जिसमें ये बेस में ये माउंट होके रहता है, इसलिए में हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसे एक्चुअली मेरी सर्ज फ्लो होती है पूरे ट्रांसमिशन लाइन में, और वो सर्ज अरेस्टर के थ्रू कैसे करंट फ्लो होती रहती है, पूरा एकदम डिटेल में हम थ्योरी जानेंगे। तो स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।